हेलो। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको मैं संचयन पाठ 1 गिल्लू की पुनरावृत्ति करवाने जा रही हूँ। पाठ 1 गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। पहले आपको संक्षेप में उसकी कहानी उसका सारांश बता देती हूँ, फिर उसके बाद फिर उसको पढ़ाऊँगी। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने गिल्लू नामक एक छोटे से गिलहरी के बच्चे की चंचलता और उसके क्रियाकलापों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ये उसको जन्म उसके आने के बाद से उसकी मृत्यु तक की कहानी का बड़ा ही सुंदर चित्ताकर्षक वर्णन लेखिका ने किया है। एक दिन लेखिका ने दो कौओं द्वारा घायल एक गिलहरी के बच्चे को अपने कमरे के बाहर गमले के पीछे घायल अवस्था में देखा। वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपका पड़ा था। लेखिका उसे धीरे से उठाकर लाती हैं, कमरे में लाकर उसका खून पोंछती हैं, मरहम पट्टी घाव को पोंछ के मरहम आदि लगाती हैं। उपचार के बाद 3 दिन उपचार के तुरंत बाद उसे पानी वानी पिलाने की चेष्टा करती हैं, परंतु वह नहीं पीता। और जब कुछ 3 दिन के बाद जब वो आश्वस्त हो जाता है तो फिर उनके उपचार के 3 दिन के बाद वह थोड़ा सा उसके अंदर हरकत होती है, वह कूदने फादने लगता है। लेखिका प्यार से उसका नाम गिल्लू रखती हैं। वह जो है फल की डलिया में उसको रखती हैं और बाद में उसको ऊपर टांग देती हैं, जिससे वह रोज़ उसका नियम था कि वो लेखिका से तो इतना घुल मिल गया था कि ऊपर से वह नीचे आता था, और लेखिका जब लिखने बैठती थी तो पर्दे का सहारा लेकर के वह नीचे आता और फिर सर से ऊपर दौड़ चला जाता। ये क्रिया उसकी तब तक चलती रहती जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ती। भूख लगने पर चिक चिक की आवाज़ करता और उसे लेखिका काजू या बिस्किट देती। उसका सबसे प्रिय खाद्य था काजू। लेखिका जब बीमार होकर हॉस्पिटल में कुछ दिन तक भर्ती थी तो उस समय उसके डलिया में काजू दिया जाता, लेकिन वह खाता नहीं था। जब लेखिका लौट के आई और एक दिन उसकी सफाई करने लगी तो उन्होंने देखा कि वो उसी तरह से पड़ा हुआ था। फिर लेखिका को भी हैरानी हुई। उसकी हरकत देख करके जब लेखिका लिखने बैठती तो दौड़ कर आता और उनके पास रहने की चेष्टा करता, तो बार बार लेखिका फिर उसको एक लिफाफे में रख देती और उसमें वो गर्दन बाहर निकाल करके बैठा रहता। फिर सुराही के पास चिपक कर वो बैठा रहता। इस तरह से लेखिका का सानिध्य हमेशा वह बनाए रहता था। एक दिन उसी अवस्था में एक दिन वह अपने बचपन में जब आया था, जिस तरह से वह घायल अवस्था उसकी थी उसी तरह से उसका हाथ पैर ठंडा हो रहा था और लेखिका के पास आया, अपना उनकी उंगली पकड़ के वैसे ही पड़ा रहा। तो उनको लेखिका को लगा कि इसको गर्मी देनी चाहिए और उन्होंने उसे थोड़ा हीटर जलाकर गर्मी देने की चेष्टा की, परंतु प्रभात की पहली किरण के साथ वह मौत के नींद सो गया। लेखिका ने उसे सोन जूही के लता के नीचे समाधि उसकी बनाई और लेखिका को विश्वास था कि सोन जूही के छोटे पीले फूल के रूप में वह फिर से खिलेगा और फिर वे उसको आसपास अनुभव करेंगी। ये है संक्षेप में गिल्लू की कहानी। अब मैं पाठ पढ़ती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा उसके भाव को समझाऊंगी। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है।
लेखिका कहती हैं कि सोनसुई में आज कली लगी देख करके उनको गिल्लू की याद आ जाती है, जो उसे देखकर अनायास उस छोटे से जीव का, माने अनायास ही, बिना चाहे, अनायास मतलब अनचाहे में ही, अचानक से उनको, अनायास मतलब अचानक, अनायास, अनायास यानी अचानक या बिना चाहे, अनचाहे ही वह उन्हें गिल्लू की याद आ जाती है। और वह उस सघन हरितिमा, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा रहता था। हरितिमा, हरितिमा यानी हरियाली, हरितिमा यानी, हरितिमा का अर्थ है हरियाली, हरितिमा का अर्थ है हरियाली। तो वह सघन, सघन माने घने, घनी हरियाली के बीच में छिपकर बैठा रहता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पे कूदकर मुझे चौंका देता था। जैसे ही लेखिका उनके निकट जाती और उनके कंधे पे वो कूद जाता और अचानक लेखिका को चौंका देता। तब मुझे कली की खोज रहती, आज मुझे लघु प्राण की खोज है। कह रही है कि उस समय इनको एक कली की खोज थी, यानी कि वो देखती थी कि सोनजुई में कोई नई कली आई है कि नहीं, लेकिन आज इस लघु प्राण की, लघु माने छोटे से जीव, लघु प्राण यानी छोटे से जीव की आज उनको खोज है। फिर परंतु वह तो आज अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। लेखिका उसको जब समाधि दे देती हैं तब से अब तक तो वह निश्चय ही मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। स्वर्णिम मने सुनहली, स्वर्णिम मने सुनहली कली के रूप में, स्वर्णिम, सुनहली यानी सोने के रंग की, यानी पीले रंग की जो सोनजूही की कली है, लेखिका करी है, पता नहीं शायद उसी के रूप में वो उसे चौंकाने के लिए आज आ गई हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल खेल रहे। दो कौवों को उन्होंने कमरे के बाहर देखा, जो चोंच से छुआ छुअल मतलब छुप छुप के एक दूसरे को छूना, छूना और छुप जाना, छूना और छुप जाना, उसको छुआ छुअल का खेल करते हैं। तो जैसे उनको लगा कि दो कौवे जो है छुआ छुअल का खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी कौवे को कहा गया है, काक भुसुंडी यानी कौवा। तो यह काक भुसुंडी भी कौवे अजीब सा जीव है, ऐसा बताती हैं। कह रही हैं कि विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित और सम्मानित, अति अवमानित। कह रही हैं इतने तरह का उसका रूप है। कभी कभी तो उसकी बड़ी आदर हम करते हैं, समादरित, कभी अनादरित, कभी उसका आदर नहीं करते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं होता। कभी अति सम्मानित, कभी बहुत ज़्यादा उसको सम्मान देते हैं, और कभी अवमानित, कभी उसकी अवमानना करते हैं, हम उसको अपमानित करते हैं। तो कह रही है कि काक भुसुंडी भी अजीब जीव है। कभी कभी इसकी हम बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और कभी कभी कोई सम्मान आदर नहीं करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना होता है। लेखिका करें कि हमारे जो पितर हैं, पितृ पुरुष हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो जो है किसी रूप में ना आकर केवल उनको कौवे के रूप में आना पड़ता है हम लोगों से कुछ खाने पीने के लिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हम जो है अपने पितरों को भोजन और पानी देते हैं। उनकी साल भर में एक बार पितृपक्ष में पूजा होती है, उसी को यहाँ पे उसी का उल्लेख कर रही हैं।
कह रही हैं, इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और हम लोगों में ये मान्यता है कि कौवे अगर आकर के छत पे मुंडेर पे अगर बोलते हैं तो कोई अतिथि आने वाला होता है। तो इसी विश्वास को वे इसका उल्लेख करती हैं, कह रही हैं कि अगर हम किसी के आने का मधुर संदेश हमको मिलना होता है तो इनकी आवाज़ में, इनकी कर्कश आवाज़ में हमें वो संदेश मिलता है। कर्कश उनकी आवाज़, कौवों की आवाज़ ना अत्यंत कर्कश होती है, उनकी आवाज़ मधुर नहीं होती है। इसीलिए कह रहे हैं इनकी कर्कश आवाज़ में हमारे प्रियजनों के आने का मधुर संदेश हमें मिलता है। दूसरी तरफ हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। दूसरी तरफ हम कौवे को काँव काँव, जैसे अगर किसी का अपमान करना हो तो हम बोलेंगे क्यों काँव काँव कर रहे हैं, यानी कि कौवे की आवाज़ हमें मधुर नहीं लगती है। और हम जो है उसे अगर अपमान करना हो तो हम किसी व्यक्ति को ऐसे कह सकते हैं कि कहते हैं कि क्यों, तो अपमान कुल मिलाकर के कौवे की अवमानना करते हैं, उसकी बोली की अवमानना करते हैं। और फिर लेखिका आगे कहती है कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण माने कौवे की जो बात कर रही हैं उसमें कह रही हैं कि विवेचन माने विचार, जो विश्लेषण कर रही हैं उसमें अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि के में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। कह रही हैं कि गमले और दीवार की जो संधि है, संधि यानी जोड़, उस जोड़ में एक छोटा सा जीव जो है चिपका पड़ा हुआ था, जिसकी तरफ इनकी दृष्टि, इनकी नज़र, दृष्टि यानी नज़र, दृष्टि यानी कि नज़र, दृष्टि यानी कि नज़र, इनकी अचानक इस छोटे से जीव पर नज़र पड़ गई। और निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। जब उनकी निगाह उधर पड़ी तो उन्होंने नज़दीक जाकर देखा कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा शायद अपने घोंसले से गिर पड़ा हो, और संभवतः घोंसले से गिर जाने के कारण कौवे उसे अपना सुलभ आहार, उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, यानी कि कौवे उसका शिकार करना चाहते हैं, कौवे उसको खाना चाहते हैं। काक द्वय, काक द्वय, द्वय माने दो, काक माने कौवे, दोनों कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लघु प्राण माने छोटा सा जीव, लघु प्राण यानी कि छोटा सा जीव, उस छोटे से जीव के लिए उन दोनों कौवों का दो घाव, उन दोनों कौवों के चोंच से लगे दो घाव ही काफ़ी थे, क्योंकि वो बड़ा छोटा सा प्राणी था। उस छोटे से प्राणी को अगर कौवे के चोंच की दो घाव, दो चोट लग जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब बिना किसी चेष्टा के, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब बिना चेष्टा, निश्चेष्ट मतलब एकदम शिथिल सा पड़ा था, बिना किसी चेष्टा के वो पड़ा था, उसके अंदर कोई हरकत नहीं हो रही थी। तो कह रहे हैं वो निश्चेष्ट सा पड़ा था। सबने कहा, निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लोगों का मानना है कि अगर कौवे की चोंच से अगर घाव लग जाए तो वो बचता नहीं है। तो सभी लोग उनके घर में बोले कि उसे उसी तरह रहने दिया जाए, क्योंकि वो तो मर जाएगा, क्योंकि कौवे के चोंच का घाव उसे लग चुका है और जिसके कारण उसका बचना मुश्किल है। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। लेखिका कहती हैं कि लोगों के कहने से उनका मन ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो जिएगा नहीं, वो मर जाएगा। तो उन्होंने हौले से, हौले यानी धीरे से,
हौले यानी कि धीरे से। उन्होंने धीरे से उस बच्चे को उठाया और उसको कमरे में उठा लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कह रही हैं कि उसको फिर उसके रुई से उसके घाव को पोंछा और फिर उसमें मरहम उन्होंने लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कह रही हैं कि वो बच्चा था बहुत छोटा एक तो, और ऊपर से चोट लगी हुई थी, एकदम से उसका अंग प्रत्यंग जो है वो शिथिल हुआ पड़ा था। तो कह रहे हैं कि रुई के फाहे से एक दो बूंद दूध उसके मुंह में टपकाती हैं, परंतु उसका मुंह खुलता नहीं है और दूध की जो बूंद है वह दोनों तरफ से, मुंह के दोनों तरफ से ढुलक कर बाहर गिर जाती है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे तक उसी के पीछे लगी थी, उसका उपचार कर रही थी, उसकी सेवा शुश्रूषा कर रही थी, और उसके बाद किसी तरह से उसके मुंह में एक बूंद पानी दिया जा सका, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। अब वह उसी अवस्था में रहा। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपनी दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच से मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका कहती हैं कि तीसरे दिन वह इतना आश्वस्त हो गया, आश्वस्त मतलब भरोसा हो गया उसको मेरे पर, आश्वस्त हो गया यानी कि उसे मेरे ऊपर उतना भरोसा हो गया कि वह निश्चिंत हो गया, और अपनी जो दो उंगली है मेरी अपनी दोनों पंजे की दो उंगलियों से उसने जो है इनकी पंजों से इनकी उंगली को पकड़ लिया, और पकड़ के और उसकी जो आंखें हैं उसको लेखिका बता रही है कि नीले मोतियों जैसे, कांच की मोती जैसी उसकी आंखें थी। उन आंखों को इधर उधर घुमाकर वह देखने लगा। 3-4 मास में उसकी स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास में उसकी स्निग्ध यानी स्नेह से युक्त, चिकनी, उसकी जो स्निग्ध रोएं, उसके जो चिकने मुलायम रोएं थे, और झब्बेदार पूंछ मने एकदम घना झब्बेदार घना पूंछ, और झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें, और उसकी जो चंचल चमकीली आंखें थी मोतियों जैसी, वो सबको विस्मित करने लगी। इतनी उसकी सुंदरता, इस प्रकार की सुंदरता सबको आश्चर्यचकित करने लगी। उसका जो क्रियाकलाप था उसको देख करके सभी आश्चर्यचकित होने लगे। अब वह जो है 3-4 मास में जब इस तरह से उसके रूप में परिवर्तन हुआ तो उसकी सुंदरता को देख के सारे लोग विस्मित होने लगे, सभी लोग आश्चर्यचकित होने लगे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। लेखिका कहती हैं कि हमने उसे जाति, जैसे गिलहरी एक जाति है, लेकिन गिलहरी की जाति को उन्होंने नाम दे दिया गिल्लू का, तो इसीलिए वो कह रही हैं जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप मैंने दे दिया। उन्होंने उसे एक नाम दे दिया गिल्लू का, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। इस प्रकार उसे वे गिल्लू कहकर बुलाने लगी, वे लोग, उनके घर के और सब सदस्य, एवं वे उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पे लटका दिया। फूल रखने की एक डलिया में उसे रखकर और एक तार से उसको उन्होंने खिड़की पे लटका दिया। उसी में गिल्लू का निवास था, उसी में गिल्लू 2 वर्ष तक रहा। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वही जो डलिया है फूल वाली जिसमें उन्होंने रखा था उसे, वही उसका 2 वर्ष तक आश्रय था, ठिकाना था। वह स्वयं हिलाकर उसमें अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। लेखिका कहती हैं कि वह खुद से स्वयं से
डलिया को हिलाता था और उसमें झूलता था। और अपनी जो कांच के मनको जैसी सुंदर आंखें थी, उन आँखों को घुमाकर इधर उधर देखता, कमरे के अंदर देखता और कमरे से बाहर खिड़की से बाहर पता नहीं क्या देखता था और अपने मन ही मन कुछ समझता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। उसकी जो समझदारी थी और उसका जो क्रियाकलाप था, उसको देखकर सभी को आश्चर्य होता कि इतना नन्हा सा जीव किस प्रकार इतनी समझदारी दिखा रहा है। अब आगे कहती हैं कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तीव्र माने तेज, तीव्र का अर्थ है तीव्र का अर्थ है तेज। कह रही है कि जब मैं लिखने बैठती तो उसके अंदर इतनी तीव्र इच्छा होती इनको आकर्षित करने की। आकर्षित यानी उसका लेखिका का ध्यान वो अपनी ओर खींचना चाहता था। ये उसकी इतनी तेज उसके अंदर इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय सोच लिया। कौन सा उपाय सोचा? कि वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह पर्दे का सहारा लेकर के सर से नीचे उतरता और फिर उनके पैर तक आकर वो फिर सर से पर्दे का सहारा लेकर ऊपर चला जाता। इस तरह से वह जो है लगातार करता, जिससे कि लेखिका उसकी ओर आकर्षित हो। और यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका जब उसे पकड़ने के लिए जब तक नहीं उठती थी तब तक वह यही क्रम अपना चलाए रखता था। माने इसी प्रकार वो पर्दे से नीचे आता उनके पैर तक और फिर पर्दे का सहारा लेके वह ऊपर चढ़ जाता, जब तक कि लेखिका उसे पकड़ न लेती या पकड़ने के लिए उठ न जाती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लेखिका कह रही हैं कि गिल्लू को पकड़कर वे एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसका जो अगला 2 पंजा है वही बाहर निकला रहता था, बाकी उसका लघुगात माने छोटा सा शरीर, लघुगात का अर्थ है छोटा शरीर। लघु माने छोटा और गात माने शरीर। उसका छोटा सा शरीर अंदर चला जाता उस लिफाफे के और उस लिफाफे के बाहर उसका पंजा रहता, लिफाफे के भीतर बंद रहता और उसी तरह से उसी अवस्था में वो पड़ा रहता लेखिका के पास। लेखिका जब लिखती थी तो वह इस तरह से दौड़ दौड़ कर आता तो लेखिका उसे पकड़ती और एक लिफाफे में उसको इस प्रकार डाल देती कि उसका दोनों पंजा जो है वो आगे की ओर निकला हुआ रहता, बाकी उसका पूरा शरीर छोटा सा पूरा शरीर उस लिफाफे के अंदर हो जाता। और वह भी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। और आश्चर्य की बात यह है कि वह उसी अवस्था में खड़ा रहता और खड़ा रहकर दीवार के सहारे वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को देखता रहता कि लेखिका क्या कर रही हैं। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। अब आप देखिए उसकी माने इंसान के साथ रहकर उसके अंदर भी इंसानों जैसी क्रियाकलाप या व्यवहार उसका भी इंसानों जैसा हो गया कि जब उसे भूख लगती थी तो वो चिक चिक की आवाज़ करता था। लेखिका तब समझ जाती थी और लेखिका उसे या तो काजू
या तो उसको बिस्किट देती थी, तो वो अपना जो पंजा उसका बाहर निकला हुआ होता था, उसी पंजे से उसको वो पकड़ता था और पकड़कर उसको धीरे धीरे कुतरता रहता था, कुतर कुतर कर खाता रहता था। इस अद्भुत कभी गिल्लू को पकड़कर इस कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। अब गिल्लू जो है धीरे धीरे उम्र गिल्लू की बढ़ती गई, तो कह रही हैं कि युवा हो गया, उसका पहले जीवन का पहला वसंत आया, यानी कि वह उसकी उम्र युवावस्था वाली हो गई। तो क्या हुआ कि नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। नीम की और चमेली की जो सुगंध है वह उनके कमरे में हौले हौले, हौले हौले मने धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहती। कह रही हैं कि बाहर की जो गिलहरियाँ थीं वह पता नहीं क्या समझती, और खिड़की के पास आती और आकर के जैसे लगता था अपनी भाषा में वो कुछ बोल रही हैं गिल्लू से, चिक चिक करके वह पता नहीं क्या बोलती थी। बाहर की गिलहरियाँ आती थी और चिक चिक करके वह गिल्लू से कोई कुछ बोलती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने जब देखा कि गिल्लू अपनेपन से बाहर देख रहा है, माने उसको ऐसा लग रहा है कि बाहर का दृश्य उसे अच्छा लग रहा है, वो बड़े मन से बाहर की ओर देख रहा है। तो गिल्लू की इस अवस्था को देखकर लेखिका को ये अनुभव हुआ कि अब उसे छोड़ देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए, यानी उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। कह रही है लेखिका कि जब उन्होंने देखा कि गिल्लू बड़े अपनेपन से बाहर की ओर देख रहा है, दूसरी गिलहरियों को खेलते हुए देख रहा है, तो लेखिका को ऐसा अनुभव हुआ कि अब इसको इसके जीवन का वसंत आ गया, अब इसको दूसरे गिलहरी के साथ खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपना जो रोशनदान है उस रोशनदान की खिड़की की कीले निकाल दी उन्होंने, और निकाल करके उसका एक कोना खोल दिया और उसे बाहर जाने के लिए उसके बाहर जाने का रास्ता उन्होंने बना दिया। कह रही हैं कि इस प्रकार वह इस मार्ग से बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मार्ग से जब गिल्लू बाहर जाने लगा तो जैसे उसे मुक्ति मिल गई, यानी मुक्ति की सांस ली, यानी उसे जैसे मुक्ति का अनुभव हुआ। आप देखिए लेखिका किस प्रकार उसके मन की भावनाओं को अनुभव करती हैं और अनुभव करके उसको अपनी लेखनी से लिखती हैं और हमारे सामने रखती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गिल्लू के मन की भावों को वो पढ़ रही हैं। कह रही हैं कि जब उसको जाली खोल करके बाहर जाने का रास्ता दिखाती हैं तो वो जैसे उसको बड़ी ही मुक्ति के कारण बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। मैंने मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों के वजह से बचाना भी एक समस्या है। अब आपको पता होगा कि महादेवी जी के घर में अनेक प्रकार के पशु पक्षी थे। महादेवी जी जानवरों को पालने का शौक रखती थी। तो कह रही हैं कि इतना छोटा सा जो जीव है उस जीव की प्राण रक्षा के लिए बड़ा ही मेहनत करना होता था, क्योंकि उनके घर में कुत्ते थे, बिल्लियाँ थी। तो कुत्ते बिल्ली जो है ये इसके खाद्य खादक है, तो इसको बचाने के लिए बड़ा ही प्रयास करना पड़ता था। अब कह रही हैं कि अपने घर में जो उन्होंने कुत्ते बिल्ली पाल कर रखे थे उससे उन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ी इनके सामने समस्या थी कि किस प्रकार पाले हुए जो इनके कुत्ते बिल्ली हैं उनसे उनको, वो भी क्योंकि लेखिका के बड़े ही नज़दीक थे और लेखिका
के पास आना जाना उसका था। तो कह रही हैं कि उसे बचाना इनके लिए एक बड़ा कठिन सा कार्य था। इसके बाद कह रही हैं कि आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद रहता था। लेखिका लेखन का कार्य करती थी और इनके पास बहुत सारी ज़रूरी कागजात इनके पास रहते थे, तो उनको बचाने उनकी भी हिफाजत चाहिए। इसीलिए जब ये बाहर चली जाती थी तो इनके कागज पत्रों के हिफाजत के लिए उनके कमरे को बंद रखा जाता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। लेखिका जैसे ही कमरे में आती हैं और जब बाहर से, तो वो गिल्लू जो है सिर से पैर तक, पैर से सिर तक इनके दौड़ लगाने लगता है, ये बताने के लिए। और ये क्रम उसका तब तक चलता है जब तक लेखिका उसे पकड़ नहीं लेती।